सिर्फ खबर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बात सरकार के इम्तिहान की। सरकार के लिए आज का दिन इम्तिहान का दिन है। लंबी तनातनी के बाद एफडीआई पर आज से संसद में बहस और उसके बाद वोटिंग होगी, लेकिन राज्यसभा में संख्या बल को लेकर सरकार अभी तक फंसी हुई है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ वोटिंग नहीं करेगी, मगर समाजवादी पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एफडीआई पर वोटिंग के लिए तैयार होने के बाद जोड़ तोड़ में लगी सरकार की आशंकाएं कायम है। पहली बार अपना रुख साफ करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को कहा कि वे रिटेल में विदेशी निवेश के पक्ष में नहीं हैं। कांग्रेस पहले अपने राज्यों में एफडीआई लागू करे और उसके बाद उसके अनुभव के आधार पर संसद आए। तो वहीं कांग्रेस की भी यही मुश्किल है कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के गैर मौजूद रहने पर भी संख्या बल पूरा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस की रणनीति है कि अगर राज्यसभा में नंबर पूरे नहीं होते हैं तो प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर हंगामा खड़ा किया जा सकता है। केंद्र सरकार के विवादित निर्णय विदेशी किराना के मुद्दे की तरफ दिलाना चाहती हूं। जिस पर संसद में काफी हंगामा होने के बाद अब कल से लोकसभा में नियम 184 व इसके बाद राज्यसभा में नियम 168 के तहत संबंधित मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। और इस संदर्भ में हमारी पार्टी का ये कहना है कि किसी भी विकासशील देश के लिए ये आवश्यक है कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पूंजी निवेश अधिक से अधिक हो, क्योंकि देश में स्वयं के संसाधनों की कमी की वजह से देश में विकास की गति तेज नहीं हो सकती है। ऐसे में यह आवश्यकता रहती है कि विदेशी संस्थाओं से ऋण के माध्यम से अथवा पूंजी के माध्यम से निवेश करा जाए, लेकिन विदेशी संस्थाओं से ऋण लेने की भी एक सीमा है जिसके ऊपर ऋण नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में विदेशी पूंजी निवेश ही एकमात्र संसाधन है और इस मामले में दुनिया के कई देशों ने तेजी से तरक्की करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश का सहारा लिया है, किंतु विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देते समय इस बात की तरफ भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई से देश की घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि पूर्वी एशियाई देशों में, जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि शामिल हैं, उनमें काफी समय पहले रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी तथा काफी मात्रा में पूंजी निवेश आमंत्रित भी किया गया था, परंतु उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं मिला है तथा उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत खराब दौर से गुजरना पड़ा है। ऐसे में पूंजी निवेश किसी भी देश के विकास के लिए तो आवश्यक है, किंतु किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश कराया जाए इसको भी देखा जाना चाहिए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से कहीं घरेलू अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये भी देखा जाना चाहिए। जबकि अच्छा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो वह होता है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके उनमें वैल्यू एडिशन करे। तो आपने सुना मायावती को। बहरहाल आज पता चलेगा कि मायावती का रुख क्या होता है लोकसभा में। अब बात करते हैं गुजरात की। सोमवार को गुजरात में बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई लुभावने वादे किए। घोषणा पत्र में युवा से लेकर किसानों को संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की गई है। घोषणा पत्र को जारी करते हुए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार सत्ता में वापसी करने पर वह 30 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। घोषणा पत्र के मुताबिक
बीजेपी कर्ज चुकाने में किसानों की मदद करेगी और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में राइट टू सर्विस एक्ट लाया जाएगा और गुजरात का चहुमुखी विकास किया जाएगा। गुजरात की आम जनता से वादा किया गया है कि आने वाले 5 साल में गुजरात का चहुमुखी विकास किया जाएगा और 5 साल में 50 लाख घर भी बनाए जाएंगे। નવજવાનોને રોજગાર મળે એ અમારી પ્રાથમિકતા છે અને એને અમે ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રિત કર્યું છે। ગુજરાતે શ્વેત ક્રાંતિમાં નામના કમાઈ છે। પ્રથમ શ્વેત ક્રાંતિ દૂધના ઉત્પાદનમાં કરી, બીજી શ્વેત ક્રાંતિ મીઠા ઉત્પાદનમાં કરી અને હવે ત્રીજી શ્વેત ક્રાંતિ કપાસ ઉત્પાદનમાં કરી છે। कपास, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट, गारमेंट से फॉरेन एक्सपोर्ट। और इसलिए बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम टेक्सटाइल पॉलिसी और टेक्सटाइल का विजन लेकर के आए हैं। आय कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे ज्यादा उपयोग में हो, हमारा किसान उसको फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज की पूरी सुविधाएं वैज्ञानिक तरीके से कैसे मिले, उस पर हम बल दे रहे हैं। आम आदमी में एक भरोसा पैदा करने वाला संकल्प है और सबको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, इसका विश्वास जताने वाला संकल्प पत्र है। हमने पिछली मैनिफेस्टो में भी वादा किया था और हमने 20 लाख का वादा किया था, 22 लाख मकान पूरे किए थे। इस बार हम 50 लाख का वादा करते हैं और 50 लाख से भी ज्यादा पहुंचेंगे, ये मेरा। तो आपने नरेंद्र मोदी को सुना। गुजरात बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैनिफेस्टो नहीं है, गुजरात की जनता का मजाक है। 17 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग की जितनी भी स्कीम थी वो उन्होंने बंद कर दी। आज कांग्रेस का जो घर नु घर प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होने के बाद वो ये फिर से आम जनता को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन जनता जान चुकी है कि ये सरकार आम लोगों की सरकार नहीं है, बड़े इंडस्ट्री की सरकार है। और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उन्होंने अरबों रुपीस की लोन और अरबों चौरस मीटर जमीन दी है। तो इस चुनाव में भी वोट वो इंडस्ट्रियलिस्ट। तो बीजेपी और कांग्रेस में जंग जारी है। अब बात करते हैं मणिपुर विधानसभा सीट की। गुजरात विधानसभा चुनाव में मणिनगर विधानसभा सीट पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। मणिनगर की सीट नरेंद्र मोदी की पारंपरिक सीट मानी जाती है। कांग्रेस ने इस पर गुजरात के निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट का चुनाव अब और दिलचस्प हो गया है क्योंकि गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी ने भी श्वेता भट्ट को अपना समर्थन दे दिया है। इसके पहले श्वेता भट्ट ने सभी राजनीतिक दलों से मोदी के खिलाफ लड़ाई में समर्थन की अपील की थी। अब मणिनगर का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिहाज से साख का सवाल बनता दिख रहा है। हालांकि ये भी सच है कि ये सीट मोदी का गढ़ मानी जाती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।